हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, प्रीवियस सेशन में चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चैप्टर 9 आपका क्या था? बाउंड्री लेयर थ्योरी, वो कंप्लीट हो गया था। अब चैप्टर 10 हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्या है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो देखिए, ये चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो या आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर जितना भी बता दूँ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, वो सब आपको अच्छे से करना होगा। अगर आप उतना कर लेते हैं तो फिर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस, तो ये डायमेंशन के बारे में आप बेसिकली क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ते होंगे। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग करते क्या हैं। तो वो वहाँ पर जो आपने पढ़ा था, यहाँ पर और जो आप पढ़ेंगे वो दोनों डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ यहाँ पर जो आपको पढ़ना है मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप पढ़ते होंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ओके, या आप उसे फंडामेंटल डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 3 टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और सिंपली आप उसको बोलते हैं एम, एल और टी। मतलब एक आपका मास हो गया, एक आपका लेंथ हो गया, एक आपका टाइम हो गया। तो इन तीनों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पर मान के चलते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो डायमेंशनल एनालिसिस में आप एक टर्म सुने होंगे, एक इक्वेशन आपने सुना होगा, डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन। तो आइए हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके आगे मूव किया जाएगा। तो आप एक इक्वेशन सुने होंगे जिसका नाम है डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब किस इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे? तो देखिए माय डियर फ्रेंड, जितने भी टाइप के आप इक्वेशन पढ़ते हैं, जितना भी इक्वेशन आप पढ़ते हैं, वो सभी क्या होना चाहिए? तो वो सभी डायमेंशनली होमोजेनियस होना चाहिए। जितने भी इक्वेशन पढ़ते हैं या जितने भी फार्मूलाज आप पढ़ते हैं, वो सभी क्या होना चाहिए? डायमेंशनली होमोजेनियस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो देखिए, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि आपके वर्ड में ही सब कुछ छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? डायमेंशनली होमोजेनियस मतलब उस इक्वेशन का या उस फॉर्मूले का जो डायमेंशन होगा वो होमोजेनियस होना चाहिए। मतलब ओवरऑल पूरा डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी एक टर्म होगा और राइट हैंड साइड में भी एक टर्म होगा। तो दोनों ही टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, डायमेंशन होमोजेनियस होना चाहिए, तभी उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फिर से बता दूं, जितना भी इक्वेशन आप पढ़ते हैं, जितना भी फार्मूलाज पढ़ते हैं, वो सभी क्या होना चाहिए? वो सभी आपका डायमेंशनली होमोजेनियस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फार्मूला पढ़े हैं एफएम में, v इज इक्वल टू √2gh, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। और देखिए, यानी ये फार्मूला क्या होना चाहिए? डायमेंशनली होमोजेनियस होना चाहिए। और डायमेंशनली होमोजेनियस इसे हम कब कहेंगे? तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है इसका डायमेंशन और फिर राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली होमोजेनियस है। आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये हमारा v है और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? आप जानते हैं LT-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन आपका आ गया LT-1। अब आइए राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? √2gh। तो 2 को छोड़ दीजिए,
जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका यूनिट क्या होगा, ये सॉरी इसका डायमेंशन क्या होगा LT-2, और h क्या है, h आपका लेंथ है, मीटर में आएगा ये, यानी L, और इसका पावर क्या होगा जी, स्क्वायर रूट है तो इसका पावर 1/2। ओके, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा L² T-2, और इसका पावर क्या होगा हाफ। यहाँ से देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको LT-1 का होल स्क्वायर और इसका पावर क्या होगा 1/2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं LT-1 का होल स्क्वायर और इसका पावर हाफ। तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो LT-1 आपको बच जाएगा। खुद देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म था उसका डायमेंशन LT-1 और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन क्या आ गया LT-1, मतलब आप क्या बोलेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स सो V इज इक्वल टू √2GH is a dimensionally homogeneous equation, dimensionally homogeneous equation। तो यही है आपका डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन। आई होप कि आपको याद आ गया होगा, ठीक है। ये सब आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल डायमेंशन हम लोग किसको मानते हैं, MLT को मानते हैं, ठीक है। फंडामेंटल डायमेंशन आप किसको कहेंगे जी, फंडामेंटल डायमेंशन। तो जनरली हम लोग फंडामेंटल डायमेंशन 3 लेके चलते हैं। फंडामेंटल डायमेंशन ये M, L और T, ये तीनों को हम लोग फंडामेंटल डायमेंशन मान के चलते हैं, जबकि और भी फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, लेकिन जनरली हम लोग 3 ही फंडामेंटल डायमेंशन लेके चलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वांटिटीज़, जितना भी लगभग क्वांटिटी है तो उसमें मैक्सिमम क्वांटिटीज़ का डायमेंशन M, L और T के टर्म्स में आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं, 3 ही फंडामेंटल डायमेंशन का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव किया जाए। अब इसके आगे हम लोगों को 2 मेथड पढ़ना है, ठीक है। डायमेंशन में आप यहाँ पर 2 मेथड पढ़ेंगे। किसी भी वेरिएबल, कोई भी मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, तो फिर वहाँ पर आप एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे या फॉर्मूला कैसे डराइव करेंगे, तो उसका यहाँ पे 2 तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा एक फॉर्मूला था V इज इक्वल टू √2GH, ये फॉर्मूला आपने देखा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा, तो समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर आप 2 वेरिएबल देख रहे हैं, सॉरी 2 ही वेरिएबल यहाँ पर देख रहे हैं। G तो कांस्टेंट है, अगर प्लेस आपका दिया गया है तो G कांस्टेंट रहेगा। अगर प्लेस वैरी करेगा, ठीक है, आप अर्थ से मून चले जा रहे हैं तब G वैरी करेगा, लेकिन अगर आप अर्थ पे हैं तो G आप सेम लेते हैं, 9.81 लेते हैं, ठीक है, छोड़िए। तो यहाँ पर V क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, H क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो V H पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको जनरली क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, आपको जनरली क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि एक वेरिएबल है वेलोसिटी, वो h पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड एक कांस्टेंट है g, उस पर भी ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। तो बताइए कि v का रिलेशन क्या होगा, v का एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इस तरह आपको दिया जाएगा, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 32 μVL/d², पढ़ा है ना। तो ये हो गया प्रेशर ड्रॉप। तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये प्रेशर ड्रॉप
म्यू पर डिपेंड कर रहा है, भी पर डिपेंड कर रहा है, एल और डी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और ये चारों टर्म्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कहाँ से आया, भले हम लोग डिराइव किए हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपको सिर्फ ये दिया जाएगा कि बाबू प्रेशर ड्रॉप, किसी सर्कुलर पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है और प्रेशर ड्रॉप म्यू पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर, लेंथ पर और डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है। तो इन सभी में क्या रिलेशन होगा वो बताइए। तो रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं डायमेंशन में। एक है आपका रैलेज मेथड और एक है बकिंघम्स पाई थ्योरम। ये दोनों मेथड आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सेमेस्टर में बकिंघम्स पाई थ्योरम पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके कंपटीशन के लिए बकिंघम्स पाई थ्योरम नहीं पढ़ना है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उससे, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। ये चीज़ आपको समझ में आया। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा रहेगा द प्रेशर ड्रॉप ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग इन द सर्कुलर पाइप डिपेंड्स ऑन डायनामिक विस्कोसिटी, वेलोसिटी, लेंथ ऑफ पाइप एंड डायमीटर ऑफ पाइप, देन डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर प्रेशर ड्रॉप। ये क्वेश्चन दिया रहेगा। तब क्या करेंगे आप, तब आप वहाँ पर दो मेथड है आपका, एक रैलेज मेथड और एक बकिंघम्स पाई थ्योरम। इन दोनों मेथड का आप यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने में। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग रैलेज मेथड स्टार्ट करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट मेथड है रैलेज मेथड। रैलेज मेथड तो जो वेरिएबल्स होगा, दो टाइप का वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो देखिए रैलेज मेथड हम यूज़ कब करेंगे, रैलेज मेथड का यूज़ कब करेंगे, तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नंबर 3 तक है, 3 आपका दिया गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ 3, तो मैक्सिमम 3 तक लिया गया है। किसी किसी केस में 4 तक भी जाता है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहीं पर 3 है और फिर हमें वहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना है, तो हम लोग रैलेज मेथड का यूज़ करेंगे। मतलब मैक्सिमम वेरिएबल हम लोग 3 तक लेके चलते हैं, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग 3 तक लेके चलते हैं। 2 भी दिया हुआ है तो अच्छी बात है, रैलेज यूज़ कर लेंगे। यानी इफ़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ 3 मैक्सिमम, ठीक है, देन वी यूज़ रैलेज मेथड टू फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गया। अगर 3 से ज़्यादा हो गया तो फिर हमें रैलेज मेथड यूज़ करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगा, हम लोग आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हम लोग फिर रैलेज मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम वेरिएबल्स जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। और जब मैं मैक्सिमम वेरिएबल्स बोल रहा हूँ बार बार, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले इसका मैं आपको स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ कि कब यूज़ करेंगे। यूज्ड when number of independent variables is 3, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया गया कि प्रेशर ड्रॉप डिपेंड्स ऑन, मान लीजिए बोल दिया गया कि म्यू, एल एंड भी इस पर डिपेंड कर रहा है।
आपको ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में कि प्रेशर ड्रॉप डिपेंड्स ऑन म्यू एल एंड भी, तो ये तीनों क्या है जी, ये तीनों आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखना है, डिपेंडेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब देखिए, आप जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे आपने डेल्टा पी का ही फॉर्मूला देखा है 32 म्यू वी एल बटे डी स्क्वायर, वहाँ पर म्यू का पावर 1 है, आपने पढ़ा है ना, 32 म्यू वी एल बटे डी स्क्वायर डेल्टा पी, यहाँ पर म्यू का पावर 1, भी का पावर 1, एल का पावर 1, लेकिन डी का पावर क्या हो जाएगा, डी का पावर -2 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन से हमें एग्जैक्ट ये पता चलता है कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट के साथ किस तरह वैरी कर रहा है। लेकिन जब तक हम एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहे हैं तब तक हमें वो चीज़ नहीं पता है, सिर्फ ये बोल दिया है कि डिपेंड कर रहा है। तो दोनों में देखिए बहुत ही अंतर हो जाता है। यहाँ पर बोल दिया है कि डिपेंड कर रहा है, तो ठीक है, डिपेंड कर रहा है, तो किस तरह डिपेंड कर रहा है, कौन से पावर के साथ डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर से वैरी कर रहा है या स्क्वायर रूट के साथ वैरी कर रहा है, तो ये तो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये बोला गया कि बाबू डिपेंड कर रहा है। तो फिर इसी चीज़ से हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं। बात समझ में आ गया? तब फिर हम जब सॉल्व करते हैं इसको बाय रैलेज मेथड, तब हमें लास्ट में इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है, और उसी एक्सप्रेशन में हमें ये पता चलता है कि ठीक है, डिपेंड तो कर रहा था, लेकिन किस तरह डिपेंड कर रहा है, किस तरह वैरी करेगा, तब हमें यहाँ से मालूम चलता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रैलेज मेथड, यानी जो भी मेथड हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, तो अभी हमें ये नहीं पता कि इसका पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा। ठीक है, यानी जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा वो एक्सप्रेशन कैसा होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना श्योर मालूम है कि डेल्टा पी का जो भी फॉर्मूला मिलेगा उसमें म्यू एल और भी टर्म तो रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए, तो रैलेज मेथड हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन म्यू एल एंड भी, सो डेराइव द एक्सप्रेशन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि प्रेशर ड्रॉप किसका फंक्शन है, फंक्शन है म्यू एल और भी का फंक्शन है, फंक्शन है। तो देखिए, तो जब फंक्शन है मतलब प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल है, म्यू एल भी का प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। अब देखिए कांस्टेंट आया और ये तीनों वेरिएबल आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हमें पावर नहीं पता, पावर कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू का पावर ए लिख देंगे, एल का पावर बी और भी का पावर सी, इस तरह हम लोग लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और फिर हमारा कोशिश ये रहेगा कि इस कांस्टेंट ए बी सी का वैल्यू निकाल लें, क्योंकि जो पावर आपने एज्यूम किया है उस पावर का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। और जैसे ही हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा एक एक्सप्रेशन, एक फार्मूला डिराइव हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यही अप्रोच है रैलेज मेथड का। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, बट ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो माय डियर, अभी मैंने आपको बताया डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन, तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या होना चाहिए, ये डायमेंशनली होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इस पूरे टर्म का भी होना चाहिए। तो उसी तरह हम लोग डायमेंशन को इक्वेट करेंगे, डायमेंशन को इक्वेट करने के बाद हम लोग ए बी सी का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ओके, आइए तो अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या है, के इंटू म्यू टू द पावर ए इंटू एल टू द पावर बी इंटू भी टू द पावर सी। अब आप डायमेंशन लिखिए, सभी का डायमेंशन लिख दीजिए। प्रेशर ड्रॉप है तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा माय डियर, तो
तो आप जानते हैं प्रेशर क्या होता है, केजी। प्रेशर आपका क्या होता है जी, प्रेशर का यूनिट होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को आप क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यही डायमेंशन हो गया प्रेशर का जी, प्रेशर ड्रॉप का। इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, कांस्टेंट का डायमेंशन तो होगा नहीं। अब डायनामिक विस्कोसिटी आ रहा है, तो डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट आपने पढ़ा था केजी पर मीटर सेकेंड, ये पढ़ा था। तो डायमेंशन क्या होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, और डायनामिक विस्कोसिटी का पावर कितना है, ए। यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ में तो कुछ होगा नहीं, एल का पावर बी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं एल टी माइनस 1 सी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी के डायमेंशन को लिख देंगे इस तरह। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यहाँ से देखिए m का पावर क्या हो जाएगा, a, l का पावर माइनस a, t का पावर माइनस a, इंटू l का पावर क्या हो जाएगा b, l का पावर c, t का पावर माइनस c। m यहाँ पर सिर्फ एक ही है तो m का पावर a, l देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आप जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो तीनों जगह l है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी। फिर देखिए t दो जगह है, माइनस a माइनस सी, और यहाँ पर क्या है, m l माइनस 1 t माइनस 2। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग, ठीक है, आप इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि डायमेंशन तो सेम होगा, डायमेंशनली होमोजेनियस होना चाहिए। तो जितना मास का होगा वही मास यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर क्या है 1, तो a बराबर क्या हो गया 1। यहाँ पर देखिए माइनस a माइनस सी, यहाँ पर माइनस 2 है, तो माइनस a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 2। a का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना 1, तो माइनस 1 प्लस 2 यानी 1। c का वैल्यू भी निकल गया हमारा 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस a प्लस बी प्लस सी, l का पावर है, और यहाँ पर पावर माइनस 1 है, तो क्या लिखेंगे, माइनस a प्लस बी प्लस सी बराबर माइनस 1। माइनस a का वैल्यू 1 है, प्लस b, c का वैल्यू कितना है जी, प्लस 1 बराबर माइनस 1, यानी b का वैल्यू कितना आ गया हमारा, माइनस 1 आ गया। तो देख लीजिए सभी कांस्टेंट का वैल्यू हमने निकाल लिया, सारा कांस्टेंट का वैल्यू निकल चुका है। यही अप्रोच है, इसी अप्रोच के द्वारा हम लोग रैलेज मेथड यूज़ करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे, जैसे ही कांस्टेंट का वैल्यू हमें मालूम चला, वो वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू के इंटू म्यू टू द पावर ए था ना, ए का वैल्यू कितना निकला है 1, एल का पावर बी था ना, बी का वैल्यू कितना है माइनस 1, और भी का पावर सी है, ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना है 1। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू के म्यू भी बाय एल, इस तरह आप लिखेंगे। तो देखिए आपका रिलेशन मालूम चल गया, ठीक है, के म्यू भी डिवाइडेड बाय एल। तो यही है रैलेज मेथड। इसी मेथड के द्वारा इस तरह हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको रैलेज मेथड समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि सर
प्रेशर ड्रॉप का तो फॉर्मूला था 32 म्यू वी एल बटे डी स्क्वायर, आपका तो ये आ रहा है। तो बाबू वहाँ पर डायमीटर भी था ना, यहाँ पर हमने डायमीटर कहाँ लिया है, नहीं लिया है ना, तो ये एक अलग एक्सप्रेशन हो गया, ये एक डिफरेंट एक्सप्रेशन हो गया। बात समझ में आ रहा? हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये लिए थे कि प्रेशर ड्रॉप सिर्फ 3 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, जबकि एक्चुअल में डायमीटर पर भी डिपेंड करता है ना जी। तो ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आपको बस समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया अपने मन से और मैंने आपको बता दिया, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं बकिंघम्स पाई थ्योरम। तो देखिए बकिंघम्स पाई थ्योरम मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके काम का चीज़ नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। बकिंघम्स पाई थ्योरम जिस तरह मैंने आपको रैलेस मेथड बताया है, अगर उतना डिटेल में हम लोग बकिंघम्स पाई थ्योरम पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको लगभग जो है 2 से 3 क्लास मुझे बताना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ख़त्म होगा। तो उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए बकिंघम्स पाई थ्योरम, बकिंघम्स पाई थ्योरम। यहाँ पर पाई लगा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जितने भी टर्म्स होंगे वो पाई टर्म्स होंगे। पाई टर्म्स में हम ग्रुपिंग बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर ग्रुपिंग बनाते हैं मतलब पाई टर्म्स करके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई टर्म्स होगा, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरम का यूज़ हम कब करेंगे, तो यूज्ड इफ द नंबर ऑफ independent variables is more than 3। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन 3 हो जाए तब हम लोग बकिंघम्स पाई थ्योरम का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गया। अगर 3 तक रहेगा वेरिएबल तो रैलेस मेथड यूज़ कर लेंगे। किसी किसी केस में रैलेस मेथड हम 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करने में भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और यदि 3 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल है तो आप आंख बंद करके बकिंघम्स पाई थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और फिर आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए बकिंघम्स पाई थ्योरम का क्या कहना है, पहले वो देख लीजिए। इनका कहना है कि इफ देयर आर टोटल n number of variables and m number of fundamental dimensions या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं आप, ठीक है, फंडामेंटल डायमेंशंस, then the variables are arranged into n minus m terms. Each term is called pi term. Each term is pi term. So total number of pi terms will be n minus m. यही है बकिंघम्स पाई थ्योरम। कह रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है, n मतलब 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, और अगर वहाँ पर m नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस है, तो फंडामेंटल डायमेंशन तो जनरली 3 ही होता है, तो पूरे वेरिएबल्स को हम लोग एक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, n माइनस m टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए प्रेशर ड्रॉप फंक्शन है LVD म्यू 4 का फंक्शन है।
तो टोटल वेरिएबल्स कितना है यहाँ पर, हियर टोटल वेरिएबल्स इज 5, टोटल वेरिएबल्स डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट 5, और फंडामेंटल डायमेंशंस यहाँ पर कितना होगा, तो m का वैल्यू 3 होगा। फंडामेंटल डायमेंशंस ML और T ही होता है, ठीक है, MLT तो 3 ही हुआ ना जी। तो यहाँ पर सभी टर्म्स में MLT ही रिपीट करेगा। आपने देखा था ना रेलिस मेथड में, जब मैं डायमेंशन को इक्वेट कर रहा था तो वहाँ पे सभी का डायमेंशंस MLT के फॉर्म में आया था। तो इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस 3 लेके चलते हैं। तो m का वैल्यू 3 आ गया, तो यहाँ पर n माइनस m टर्म्स कितना होगा, 2, यानी 2 टर्म्स होगा, यानी 2 टर्म पाई का होगा, यानी पाई 1 और पाई 2, 2 ही पाई टर्म्स यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पर उसको पाई टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। तो यही इसका बेसिक है, इसके आगे और डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब है कि पूरा बकिंघम्स पाई थ्योरम हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और वो आपके किसी भी काम का नहीं है, ये सिर्फ सेमेस्टर में पूछा जाता है। हाँ, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि इसका स्टेटमेंट पूछा जाए, तो स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया, और आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें आखिर इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो इसका बेसिक यही है, ठीक है। इसका यूज़ कब करते हैं, बस वो ध्यान में रखिए, जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन 3 होगा, तब हम लोग बकिंघम्स पाई थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको बकिंघम्स पाई थ्योरम समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ के तरफ मूव कर रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे वेरियस फोर्सेस प्रेजेंट इन द फ्लूइड फ्लो। कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, ये हम लोग अब बात करेंगे। वेरियस फोर्सेस प्रेजेंट इन फ्लूइड फ्लो। वेरियस फोर्सेस प्रेजेंट इन फ्लूइड फ्लो, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट हो सकता है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए माय डियर, जनरली कोई भी अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर टोटल फोर्स आपका 6 प्रेजेंट हो सकता है। टोटल 6 टाइप का फोर्स प्रेजेंट होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि 6 का 6 फोर्स हर जगह होगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कहीं पर 2 फोर्स हो सकता है कहीं पर 3 फोर्स प्रेजेंट हो। तो लेकिन ओवरऑल 6 टाइप का फोर्स किसी भी फ्लूइड फ्लो में प्रेजेंट होता है, किसी भी फ्लूइड फ्लो में प्रेजेंट होगा। ओके, चलिए, तो इसी में सबसे फर्स्ट आता है माय डियर फ्रेंड, सबसे फर्स्ट फोर्स आता है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है जी, तो आप जानते हैं जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, फ्लूइड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा उसे हम इनर्शिया फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी इट इज़ द फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो या टू द फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करेगा। अब देखिए, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बाबू बताइए कि क्या ये फोर्स हर जगह प्रेजेंट होगा, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो, चाहे पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा हो या सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा हो, कहीं पर भी अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या ये फोर्स हर जगह होगा, बिल्कुल होगा। फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लो करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो ये तो होगा ही। यानी यही एक ऐसा सिंगल फोर्स है, यही एक सिंगल ऐसा फोर्स है जो हर टाइप के फ्लूइड फ्लो में प्रेजेंट होता है, हर जगह होता है ये। बाकी कोई भी फोर्स हर जगह नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर इलास्टिक फोर्स ना हो,
हो सकता है कि वहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स ना हो, लेकिन इनर्शिया फोर्स हर टाइप के फ्लूइड फ्लो में प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन all type of fluid flow। ओके, चलिए तो अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। इनर्शिया फोर्स क्या होता है जी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को आप कैसे लिखते हैं, तो मास को आप लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, ठीक है, या देख लीजिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, चलिए अब इस टाइम को यहाँ पर ले आएंगे, तो v बाई टी इंटू भी, देखिए रो इंटू v बाई टी, वॉल्यूम बाय सेकेंड, वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, डिस्चार्ज, तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू भी, तो ये क्या हो गया, रो ए भी स्क्वायर। तो देखिए इनर्शिया फोर्स हमें मिल गया रो ए भी स्क्वायर। ओके, चलिए तो इसे आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पर जो मैं इनर्शिया फोर्स निकाल रहा हूँ रो ए भी स्क्वायर, इसको याद नहीं करना है, ठीक है। इसका यूज़ होगा, इसका यूज़ अभी कुछ देर के बाद होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस इसके बारे में देखना है कि इनर्शिया फोर्स होता क्या है, और ये सभी टाइप के फ्लूइड फ्लो में प्रेजेंट होगा। आइए अब देखते हैं सेकेंड टाइप का फोर्स, जो कि आपका क्या है, विस्कस फोर्स एफ भी। तो देखिए नाम से ही लग रहा है विस्कस फोर्स। जहाँ पर विस्कोसिटी का इफेक्ट होगा, जहाँ पर विस्कोसिटी होगा वहाँ पर आपका विस्कस फोर्स एक्ट करेगा, वहाँ पर विस्कस फोर्स तो रहेगा ही। मतलब किसी भी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर विस्कस फोर्स प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट होगा। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस फोर्स विल present in pipe flow where viscosity is having important role to play, where viscosity is having important role to play। ठीक है, तो विस्कस फोर्स वहाँ पर होगा जहाँ पर विस्कोसिटी का इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो फॉर एग्जांपल पाइप फ्लो में विस्कस फोर्स प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से देखिए, तो विस्कस फोर्स को आप कैसे लिख सकते हैं। और हाँ, विस्कस फोर्स हर जगह नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया, इनर्शिया फोर्स हर जगह हो सकता है, लेकिन विस्कस फोर्स हर जगह नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह होगा। हाँ, पाइप फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर विस्कस फोर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो विस्कस फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। शियर स्ट्रेस इंटू एरिया विस्कस फोर्स हो जाएगा। ओके, सो विस्कस फोर्स विल बी म्यू इंटू डी यू, ये वेलोसिटी है ना जी, ये क्या है, लेंथ। तो यहाँ से क्या हो गया देखिए, सो विस्कस फोर्स विल बी म्यू भी ए बाय एल। देखिए मैंने क्या बताया कि ये एक्सप्रेशन याद नहीं करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर कंफ्यूज भी नहीं होना है कि सर ये चेंज इन वेलोसिटी था, आप वेलोसिटी काहे लिख रहे हैं, यहाँ चेंज इन लेंथ था या डी वाई डिस्टेंस था, वो आप एल क्यों लिख रहे हैं। तो बाबू यहाँ पर हम लोग बस बाद में डायमेंशन लेस नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसीलिए भी बाई एल लिखा हूँ कि आखिर है तो वेलोसिटी ही ना, ये इसका यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट, इसका भी यूनिट क्या है, वेलोसिटी का, इसीलिए हमने वेलोसिटी लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये दो फोर्स आपने देखा, इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स। अब देखिए थर्ड टाइप का जो फोर्स है
वो है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी फोर्स कहाँ प्रेजेंट होगा? तो जब ओपन सरफेस फ्लो हो रहा होगा, कहीं पर भी यदि ओपन सरफेस फ्लो है तो वहाँ पर आपका ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा, मतलब वहाँ प्रेजेंट होगा ओपन सरफेस फ्लो के केस में। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, कोई तालाब है, तो वहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा। कोई नाला है, ठीक है, उसमें फ्लो कर रहा है पानी, तो वो भी आपका क्या है? वहाँ पर भी ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा। कहीं पर स्पिल वेज बना हुआ है, वहाँ पर भी आपका ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो थर्ड फोर्स है ग्रेविटी फोर्स, Fg। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट इन ओपन सरफेस फ्लो। ओपन सरफेस फ्लो, ये ओपन सरफेस फ्लो के केस में प्रेजेंट होगा। कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि ओपन सरफेस फ्लो का केस है, तो वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा और प्रेजेंट भी रहेगा, ठीक है। हर जगह तो नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, तो ग्रेविटी फोर्स आप क्या लिखेंगे? m इंटू जी। मास को क्या लिखते हैं? रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। सो ग्रेविटी फोर्स विल बी इक्वल टू रो एल क्यू इंटू जी। वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे? l का पावर 3। तो ये हो गया माय डियर ग्रेविटी फोर्स। तो 3 तरह का फोर्स मैंने आपको बता दिया। नंबर 4 फोर्स जो है वो है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स, तो इसके बारे में भी आप बोल सकते हैं कि सर प्रेशर फोर्स कहाँ पर होगा? तो पाइप फ्लो के केस में होगा। पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो वहाँ प्रेशर फोर्स होगा, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन पाइप फ्लो। और भी दूसरा जगह हो सकता है, तो मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये पाइप फ्लो में होता ही है। और प्रेशर फोर्स को, प्रेशर आप जानते हैं, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? प्रेशर फोर्स। सो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू ए, यानी P इंटू एल स्क्वायर। सो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू P इंटू एल स्क्वायर। तो प्रेशर फोर्स हमें निकल गया P इंटू एल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके आगे जो नंबर 5th फोर्स प्रेजेंट होगा वो है आपका सरफेस टेंशन फोर्स। हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं तो ये आपको बस 5 मिनट के बाद पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। और जिस सीक्वेंस से मैं आपको फोर्स बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आपको फोर्स याद रखना है, ठीक है। आइए, नंबर 5th जो फोर्स है वो है सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स, Fs। सरफेस टेंशन, तो ये कहाँ पर होगा जी? तो जहाँ पर सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन कहाँ पर होता है? तो कैपिलरी एक्शन में। कैपिलरी एक्शन पढ़ाया था ना मैंने, तो वहाँ पर होता है। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे? इट इज़ प्रेजेंट इन कैपिलरी एक्शन। कहीं पर भी अगर कैपिलरी एक्शन दिख रहा है तो वहाँ पर सरफेस टेंशन फोर्स प्रेजेंट होगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन कैपिलरी एक्शन, ओके। फिर देखिए यहाँ से, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ये हो गया आपका सरफेस टेंशन फोर्स। अब लास्ट एक और फोर्स है जिसे हम लोग इलास्टिक फोर्स कहते हैं। इलास्टिक फोर्स, Fe। अब देखिए इलास्टिक फोर्स क्या होता है। आप याद कीजिए, मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया था, ठीक है। यानी जब सिस्टम को आप कंप्रेस करते हैं तो वहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो जो फोर्स इंक्रीज हो रहा है उसी फोर्स को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। when a system is compressed, when a system is
कॉम्प्रेस्ड तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस, सो bulk modulus, pressure increases and this pressure is directly proportional to bulk modulus यानी K. this pressure rise will lead to a rise in force known as elastic force, मतलब कहने का यह है कि इलास्टिक फोर्स कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा इन कंप्रेसिबिलिटी, मैंने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाया था ना जी। तो अगर आप सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पर इलास्टिक फोर्स प्रेजेंट होगा, वहाँ पर इलास्टिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब सिस्टम को हम कंप्रेस करते हैं तो याद कीजिए वहाँ पर एक कंप्रेसिबिलिटी था बीटा और फिर वहाँ बल्क मॉडुलस भी मिल रहा था ना। तो याद कीजिए कि जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था वो प्रेशर बल्क मॉडुलस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फॉर्मूला याद कीजिए। और इस प्रेशर इंक्रीज के कारण एक फोर्स राइज होता है, उसी फोर्स को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। तो देखिए, तो इलास्टिक फोर्स बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलास्टिक फोर्स बाय एरिया। सो इलास्टिक फोर्स इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू एरिया यानी K इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 टाइप का फोर्स जनरली किसी भी टाइप के फ्लूइड फ्लो में प्रेजेंट होता है। कोई भी टाइप का फ्लूइड फ्लो हो रहा हो तो वहाँ पर यही 6 टाइप के फोर्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको ये सभी फोर्स सीक्वेंस वाइज याद रखना है। क्यों सीक्वेंस वाइज याद रखना है, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप सीक्वेंस वाइज याद रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अब हम लोग डायमेंशनलेस नंबर के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था जब मैं आपको रेनॉल्ड्स नंबर स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आगे हम लोग 5 टाइप के डायमेंशनलेस नंबर के बारे में बात करेंगे और वही 5 नंबर यहाँ पर अब हमें देखने को मिलेगा। आइए देखिए, अगर आप फर्स्ट फोर्स क्या था, इनर्शिया फोर्स, सेकेंड विस्कस फोर्स, थर्ड आपका क्या था, ग्रेविटी फोर्स, फोर्थ फोर्स था आपका प्रेशर फोर्स, फिफ्थ में सरफेस टेंशन एंड सिक्स्थ में इलास्टिक फोर्स। तो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। सीक्वेंस वाइज याद करने से फ़ायदा ये होगा कि आप नंबर को आसानी से लिख सकते हैं और फिर डायमेंशनलेस नंबर को भी सीक्वेंस वाइज ही याद रखना पड़ेगा। देखिए, तो डायमेंशनलेस नंबर जो है फर्स्ट में वो है रेनॉल्ड्स नंबर, सेकेंड में है आपका फराउडे नंबर, थर्ड में है आपका यूलर नंबर, फोर्थ में है वेबर नंबर एंड फिफ्थ में है मैक नंबर। तो 5 डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन सीक्वेंस में हम क्यों याद कर रहे हैं इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग जस्ट डायमेंशनलेस नंबर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है ये इन दोनों फोर्स का रेशियो होता है। इन दोनों फोर्स के रेशियो को हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं, यानी इनर्शिया फोर्स बटे विस्कस फोर्स। फिर देखिए, मैंने क्या बताया था कि इनर्शिया फोर्स हर जगह होगा, हर फ्लूइड फ्लो में होगा, यानी सभी डायमेंशनलेस नंबर के फॉर्मूला में इनर्शिया फोर्स तो न्यूमरेटर पे रहेगा ही रहेगा। यानी अब इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का जो रेशियो होगा, इस दोनों फोर्स का जो रेशियो होगा उसे हम लोग फ्राउडे नंबर कहते हैं, उसे हम फ्राउडे नंबर कहेंगे। फिर उसी तरह इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का जो रेशियो होगा माय डियर, उसे हम यूलर नंबर कहते हैं।
फिर उसी तरह इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स का जो रेशियो होगा उसे हम लोग वेबर नंबर कहते हैं। और लास्ट में आपका बच गया इलास्टिक फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का जो रेशियो होगा उसे हम लोग मैक नंबर कहते हैं। तो अगर आप सीक्वेंस से याद रखते हैं दोनों चीज़ों को तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से सभी का डेफिनेशन बोल सकते हैं। और एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, एसएससी जेई में डायरेक्ट आपसे पूछ देगा द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं उसको, वेबर नंबर। तो ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं इसको। अब हम लोग डायमेंशनलेस नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ओके। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके हम लोग सभी डायमेंशनलेस नंबर के बारे में देख लेते हैं। वेरियस डायमेंशनलेस नंबर्स, वेरियस डायमेंशनलेस नंबर्स इन ए फ्लो। फ्लो में जो वेरियस डायमेंशनलेस नंबर होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, इसे हम लोग RE से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। आइए देखिए, तो रेनॉल्ड्स नंबर किसका रेशियो होगा, it is defined as the ratio of inertia force and viscous force, फिर देखिए, तो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू इनर्शिया डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। सो रेनॉल्ड्स नंबर, इनर्शिया फोर्स का एक्सप्रेशन आपको याद होगा, रो ए भी स्क्वायर। विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था जी, म्यू भी ए बाई एल, तो एल ऊपर चला जाएगा। अब देखिए क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, ए कैंसल आउट हो गया, एक भी कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स रो भी एल बाई म्यू। यानी आपको रेनॉल्ड्स नंबर कितना मिल रहा है, रो भी एल बाई म्यू, या इसे आप भी एल बाय न्यू से डिनोट करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने आपको तीन चीज़ बताया था, ठीक है, आपको याद होगा। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ LC, यानी रेनॉल्ड्स नंबर बराबर क्या लिखेंगे आप, रो भी LC बटे म्यू। तो फिर पाइप फ्लो के लिए क्या हो जाएगा, फॉर पाइप फ्लो, अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो उस टाइम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डायमीटर के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर हम डायमीटर पुट करेंगे। सो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो भी डी बाय म्यू हो जाएगा, या भी डी बाय न्यू हो जाएगा, जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ था वहाँ पर हम डायमीटर पुट कर देंगे। तो ये पाइप कौन सा पाइप है, सर्कुलर पाइप है। लेकिन अगर आपका पाइप नॉन सर्कुलर हो, फॉर नॉन सर्कुलर पाइप तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम हम लोग इक्विवेलेंट डायमीटर निकालते हैं। कैसे, तो 4a/p करके आपको याद होगा। और फिर रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, रो भी डी इक्विवेलेंट बाय म्यू, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। मैंने आपको फिगर भी बना के दिखाया था, आपको याद होगा। इस तरह का मान लीजिए पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये लेंथ x है, ये लेंथ y है। तो यहाँ पर a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, p क्या है इसका पेरीमीटर। तो हम लोग इसका d इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, मतलब इक्विवेलेंट डायमीटर निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे d इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा नॉन सर्कुलर पाइप के लिए आप रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हैं। और यदि किसी प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा होगा, किसी प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा होगा, तो उस टाइम हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे। यानी उस टाइम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसके बराबर होगा, L के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया।
तो यही है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। चलिए, ये तो समझ में आ गया, ये मैं आपको पहले भी बताया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम रेनॉल्ड्स नंबर यूज कहाँ पर करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि रेनॉल्ड्स नंबर बराबर ये होता है, इनर्शिया फोर्स तो हर जगह है तो उसको छोड़ ही दीजिए, वो तो हर जगह चला आता है। अब कहीं पर भी अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आप वहाँ पर देख रहे हैं कि विस्कस फोर्स डोमिनेट कर रहा है, इनर्शिया फोर्स को छोड़कर बाकी 5 फोर्स बचा, 5 फोर्स तो है ना जी, इसको छोड़ के इनर्शिया फोर्स को छोड़ के 5 फोर्स मिल रहा है। तो उन 5 में यदि विस्कस फोर्स डोमिनेट कर रहा है कहीं पर, तब हम वहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड वेयर विस्कस फोर्स इज डोमिनेटिंग, वेयर विस्कस फोर्स इज डोमिनेटिंग। और विस्कस फोर्स डोमिनेट कहाँ पर करेगा जी? एग्जाम्पल पाइप फ्लो, पाइप फ्लो में डोमिनेट कर जाएगा। और पाइप फ्लो में आपका प्रेशर फोर्स भी मिलता है, विस्कस फोर्स भी रहता है। तो कैसे पता करेंगे कि डोमिनेट कर रहा है? तो सिंपल सा बात है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि बाबू पाइप फ्लो हो रहा है और वहाँ पर वो बार बार उस क्वेश्चन में वो सिर्फ विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहा है, प्रेशर के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर विस्कस फोर्स डोमिनेट कर रहा है और फिर हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में विस्कस फोर्स के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर प्रेशर फोर्स डोमिनेट कर रहा है। तो यही तरीका है माय डियर फ्रेंड। इसी तरह हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा नंबर हम यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं फ्राउडे नंबर। आइए देखते हैं। सेकेंड आपका जो नंबर है वो है फ्राउडे नंबर, FR। देखिए फ्राउडे नंबर क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था आपको, इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, तो इन दोनों फोर्स के रेशियो को हम लोग फ्राउडे नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा मॉडिफिकेशन होगा। अब जितना भी नंबर पढ़ेंगे तो सभी नंबर तो फोर्स का ही रेशियो होगा, लेकिन सभी नंबर में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट आपका रहेगा रेनॉल्ड्स नंबर को छोड़ के बाकी जितना भी होगा सभी में स्क्वायर रूट होगा। आइए ये याद रखना है। तो फ्राउडे नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इनर्शिया फोर्स कितना था जी? इनर्शिया फोर्स रो ए स्क्वायर भी स्क्वायर था ना, और ग्रेविटी फोर्स क्या था जी? रो एल क्यू जी। इनर्शिया फोर्स क्या था आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन था ना जी। तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, क्या जी? ए स्क्वायर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रो इनटू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम बाय टाइम इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेलोसिटी। ये रो इनटू ए इंटू भी, रो ए भी स्क्वायर होगा, सॉरी। चलिए इस तरह होगा जी। तो मैंने बताया था ना, उसको याद नहीं करना है, मैंने भी याद नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसका काम बस यहीं पर है।
जितना भी फोर्स का हमने एक्सप्रेशन देखा था ना, उसका काम बस यहीं पर है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, तो उसको याद नहीं करना है, मत कीजिएगा, ठीक है। आप बस सभी नंबर का फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए, रो कैंसल आउट हो गया, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय एल का पावर 3 इंटू जी, ये यहाँ से कैंसल आउट। सो वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी एल, तो यहाँ से हो गया v डिवाइड बाय अंडर रूट जी एल। तो देखिए फ्राउडे नंबर का फॉर्मूला आपको मिल गया, वेलोसिटी डिवाइड बाय अंडर रूट जी एल। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, फ्राउडे नंबर का फॉर्मूला याद रखना है। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग फिर यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्राउडे नंबर का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो माय डियर, इनर्शिया फोर्स तो हर जगह है, तो जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा वहाँ पर हम इस नंबर का यूज़ करेंगे। अब ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट कहाँ करेगा, ओपन सरफेस फ्लो में, जहाँ पर ओपनली फ्लो हो रहा है, ओपन सरफेस का फ्लो हो रहा है, वहाँ पर हम लोग फ्राउडे नंबर का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा। अब ओपन सरफेस फ्लो कहाँ कहाँ होता है, नदी में, स्पिलवेज। स्पिलवेज का मतलब क्या है, कहीं पर आप देखते हैं कि किसी पानी आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पाथ बनाया गया है, सीमेंट का पाथ बना दिया गया है, सीमेंट का बाउंड्री करके बना दिया गया है, उसी में पानी फ्लो करता है, उसे ही हम स्पिलवेज बोलते हैं। तो वो भी क्या है, ओपन सरफेस फ्लो है। फिर एक होता है टोइंग ऑफ शिप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर आप समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले this number is used where gravity force dominates, where gravity force dominates, जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स माय डियर फ्रेंड डोमिनेट करेगा, वहाँ पर हम लोग इस नंबर का यूज़ करेंगे। और ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट कहाँ पे करेगा, एग्जाम्पल ओपन सरफेस फ्लो में, ओपन सरफेस फ्लो में। और ओपन सरफेस फ्लो का एग्जाम्पल क्या है, तो देख लीजिए, स्पिलवेज, रिवर्स, टोइंग ऑफ शिप, टोइंग ऑफ शिप्स, ETC। अब ये टोइंग ऑफ शिप का क्या मतलब है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। टोइंग ऑफ शिप का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, जो बड़ा बड़ा जहाज़ बनता है, जो बड़ा बड़ा जहाज़ बनता है, तो क्या वो जहाज़ डायरेक्ट बन जाता है, नहीं माय डियर, पहले उसका मॉडल बनता है, एक छोटा सा उसका मॉडल बनाया जाएगा, और उस मॉडल को पहले चेक किया जाएगा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तब हम बड़ा बड़ा जहाज़ बनाते हैं, जैसे टाइटैनिक जहाज़ या कोई भी जहाज़ आप बड़ा बड़ा सुनते होंगे, तो पहले उसका मॉडल ही बनाया जाता है। अब मान लीजिए मॉडल बन के तैयार हो गया, तो उसका हम टेस्टिंग कहाँ करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे, पानी में। वो पानी में ही ना चलता है जी, जहाँ पर चलेगा वहाँ पर ना टेस्ट करेंगे उसको। घर में टेस्ट करने से क्या फ़ायदा, घर में थोड़ा ही टेस्ट कर पाएंगे, हम तो ये चेक करेंगे ना कि पानी में वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समुद्र में उस जहाज़ को, उस छोटे मॉडल को लेके आएंगे और उसको यहाँ पर हम चलाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो जब टेस्ट करेंगे तो खुद सोचिए, ये तो समुद्र बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर बीच में छोड़ देंगे तो ये तो हमारे पहुँच से बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर इसी समुद्र में बीचों बीच में कहीं पर हम लोग एक रीजन फिक्स कर लेते हैं, हम लोग एक रीजन फिक्स कर लेते हैं। उसी रीजन में हम अपने मॉडल का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसे ही बोलते हैं टोइंग ऑफ शिप। और ये जो रीजन आपने फिक्स किया है, इसको हम लोग बोलते हैं टोइंग टैंक, इसको बोलते हैं टोइंग टैंक। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टोइंग ऑफ शिप। और चूंकि ये समुद्र में हो रहा है, ओपन सरफेस फ्लो है, यानी यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा। बात समझ में आ गया। तो फिर क्वेश्चन में अगर ये सभी जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये सब अगर कुछ भी दिया हो, तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर यहाँ पर आपका क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा,
ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट करेगा और हम लोग डायरेक्ट फ्राउडे नंबर का यूज़ कर लेंगे। ओके, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से पूछा गया है तो वो यहीं से पूछा गया है, फ्राउडे नंबर से ही पूछा गया है। मतलब ग्रेविटी फोर्स जो डोमिनेट करता है ना, उसी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका यही फॉर्मूला यूज़ होगा, FR इज इक्वल टू V/√GL। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए माय डियर, अभी तक आपका 2 ही नंबर हुआ है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए। अब यहाँ पर 3 और भी नंबर बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। आज के सेशन में रेनॉल्ड्स नंबर और फ्राउडे नंबर हो चुका है, बाकी के 3 नंबर्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।